हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और आज है इसका लेक्चर 6 जो कि इसका लास्ट एंड फाइनल लेक्चर हुआ, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। यानी कि आपने जो है लेक्चर 5 तक जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ लिया था, जिसके अंदर आपने क्या देखा था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी किस में मदद करता है, हमारी मदद करता है हमारे उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने में। ठीक, कौन मदद करता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद आप क्या करते हो, आप जो है इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हो। देन उसके बाद आप लाइगेशन करते हो वेक्टर के साथ। आपने एक जो है सेपरेट कर लिया, अब आप उसी को लेके तो आप लाइगेट नहीं करा सकते ना। आप ऐसे रिएक्शन अगर आगे चलाओगे सिर्फ एक डीएनए फ्रेगमेंट की मदद से, तो चांसेस हाईली चांसेस हैं आप आगे फेल कर जाएं। तो आप क्या करते हो, सेफ साइड के लिए उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हो। इसके अलावा पीसीआर हमारी और भी चीज़ों में मदद करता है। जैसे कि कोई क्राइम सीन हो गया, वहां पर डीएनए सैंपल मिला, तो उस डीएनए सैंपल की काफ़ी सारी कॉपीज बनाई जाती हैं जिससे कि मैचिंग कराई जा सके। समझ रहे हो? अगर आप उसी एक ही डीएनए सैंपल को लेकर मैचिंग कराओगे तो फिर आपको आगे जाके समस्या हो सकती है। तो आप पहले क्या करते हो, आप जो है मल्टीपल कॉपीज बनाते हो। इसी में मदद करता है हमारा पीसीआर, जो कि आज आप देखोगे किस तरीके से मल्टीपल कॉपीज डीएनए की बनाई जाती है। ठीक, जब आप उसकी कॉपी बना लोगे, आप क्या करते हो, उसके बाद लाइगेट करोगे किसके साथ? वेक्टर के साथ। फिर क्या कराओगे? ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या कराओगे? उस होस्ट का कल्चर कराओगे। और कल्चर के दौरान ही वो अपने आप को बढ़ाएगा, और जब वो खुद बढ़ेगा तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट भी ज्यादा मात्रा में आपको दे पाएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर लेते हो। राइट, तो आज ये सारी चीजें जो है हमें जाननी है। लेक्चर ज्यादा बड़ा होगा नहीं, लेक्चर आज छोटा ही रहेगा। और आज आपका चैप्टर ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा आपको सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के दिमाग में सेट हो गए होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको आज के नोट्स चाहिए या फिर जितने भी अब तक मैंने लेक्चर लिए उनके नोट्स चाहिए, तो वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, या फिर आपको जो है लिंक मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो आओ, आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। चलो उस स्लाइड को निकालते हैं। अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब आप हेडिंग डालोगे बच्चा नंबर 4। तो 3 स्टेप्स तक मैंने आपको लिखा दिया था। अब आप डालोगे 4th स्टेप, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एम्पलीफिकेशन करते हो। आप करते हो एम्पलीफिकेशन ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय यूजिंग पीसीआर। बाय यूजिंग पीसीआर। बाय यूजिंग पीसीआर। देखो जरा ध्यान से। अब पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? वैसे तो आपने अभी अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था तो आपने जो है थंबनेल में ही पीसीआर की फुल फॉर्म देख ली थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, आओ चलो देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपकी कॉपी तैयार करी जाती है एक डीएनए की इस टेक्निक के थ्रू। तो पीसीआर किसके लिए स्टैंड करता है? सबसे पहले तो आप ये लिखो। तो आप लिखोगे पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये क्या है? ये एक आपकी टेक्निक है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, जो है इन विट्रो, समझ रहे हो, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी लैब के अंदर आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो। किसकी? आपके डीएनए सैंपल की। जो भी आपको फ्रेगमेंट दिया गया है, डीएनए सैंपल दिया गया है, उसकी आप कॉपी बना रहे हो। और इस टेक्निक के थ्रू लगभग आप 30 साइकिल्स के अंदर 1 बिलियन कॉपीज एक डीएनए की आप बना सकते हो। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? इट इज अ टेक्निक टू सिंथेसाइज। आपको याद रखना, हम इन विट्रो कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं ये काम। तो आप लिखोगे ये क्या है? ये एक टेक्निक है। ये एक टेक्निक है। टेक्निक टू सिंथेसाइज। टेक्निक टू सिंथेसाइज। और आप ब्रैकेट में लिख लोगे इन विट्रो। टेक्निक टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट लिख सकते हो आप, डिजायर्ड डीएनए सैंपल लिख सकते हो।
डिजायर्ड डीएनए सैंपल। तो क्या आपको समझ में आ गया पीसीआर क्या है? पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, लैब के अंदर जो है आप क्या करते हो, इन विट्रो आप जो है मल्टीपल कॉपीज बनाते हो डिजायर्ड डीएनए सैंपल की। लगभग 30 इसकी साइकिल्स के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो। तो ये जो पीसीआर है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इसकी जो मशीन होती है उसको हम थर्मल साइक्लर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप में होता है एनीलिंग, थर्ड स्टेप में होता है आपका एक्सटेंशन। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। और ये जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। किसके अंदर? पीसीआर के अंदर। तो आप देखोगे कि जो स्टेप बना है आपका डीनेचुरेशन, उसमें एक अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एनीलिंग में अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन में अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। जरा देखो, तो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं आपकी 3 स्टेप्स। तो आप लिखोगे इसके अंदर आपको इन्वॉल्व होती हैं आपकी 3 स्टेप्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको देखने को मिलेगी। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 जो होती है, देखो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इन सारी की सारी स्टेप्स को। तो जो आपकी स्टेप 1 होती है उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन का मतलब आप में से काफी लोग जानते होंगे। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का डीनेचर होना, यानी कि उसका टूटना, समझ रहे हो, उसको आप कहते हो डीनेचुरेशन। सेकंड जो होती है स्टेप, उसको आप कहते हो एनीलिंग। आप उसको कहते हो एनीलिंग, राइट। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेप होती है उसको आप कहते हो एक्सटेंशन। और मैंने कहा ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, उसका रोल बहुत ज्यादा है। और हर स्टेप के लिए एक अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। जैसे डीनेचुरेशन जब होगा तो आप देखोगे वहां जो टेम्परेचर लगभग होगा वो होगा 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, जिसमें से मोस्टली आपको 95 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है जब भी आप लिखते हो कहीं पर, ठीक। ये क्या हो गया, देखो 90 से 95 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो आपसे शायद कोई टेम्परेचर पूछे ना, बट फिर भी आप लिख लो। एक्सटेंशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है 72 डिग्री सेल्सियस जो है आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आया? 3 स्टेप्स इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। तीनों डिफरेंट जो है आपकी प्रोसेसेस के लिए आपको जो है क्या लगता है, अलग अलग टेम्परेचर लगता है। एक ही मशीन के अंदर ये तीनों प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। अब जरा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या आपका इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए? देखो जरा ध्यान से, हाँ सर डबल स्टैंडर्ड होता है। और क्या इस तरीके से जो है आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आपके प्रेजेंट है? बिल्कुल। आप जानते हो डीएनए के अंदर ए जो है आपकी टी के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है, जी जो है आपकी सी के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है। यहाँ पर आपको जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या ये बात मैंने आपको पहले बता दी है? हाँ सर आपने बिल्कुल बता दी है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो क्या सबसे पहले ये जो डबल स्टैंडर्ड आपको डीएनए दिख रहा है, क्या मैं इन दोनों स्टैंडर्ड को अलग करूंगा? बिल्कुल आप अलग करोगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। इसलिए तो आपने वहां पर देखा था 90 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिला। जो आप इतना हाई टेम्परेचर देखो तो क्या होगा, ये बॉन्ड आपके टूट जाएंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या करेंगे बच्चा, टूट जाएंगे और ये दोनों स्ट्रैंड आपके अलग हो जाएंगे। तो देखो ये दोनों स्ट्रैंड आपके अलग हो गए। और जब ये दोनों स्ट्रैंड आपके अलग हो गए तो अब क्या होगा, कि यहाँ पर बच्चा आपके नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे? हाँ सर, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस आपके प्रेजेंट होंगे। आप जानते हो कि एक जो बच्चा डीएनए होता है आपका, आपको जो डीएनए दिख रहा है वो डबल स्ट्रैंडेड है। एक जो स्ट्रैंड होता है वो आपके क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के आपका एक स्ट्रैंड बनाते हैं। और एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड आपकी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। यानी ए जो है टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी जो है सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे जो है इसकी कॉपी बनानी है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, एक स्ट्रैंड यहाँ लेके आना है और एक ऐसा स्ट्रैंड यहाँ लेके आना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से ही कॉपी बनेगी? हाँ सर बिल्कुल बनेगी। अब जरा देखना कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब जरा देखोगे आप, यहां देखो अब होगा क्या। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जरूरत होती है कुछ चीजों की, जिसमें से सबसे पहले तो आपको एक डीएनए सैंपल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए, डीएनए सैंपल। सेकंड आपको चाहिए न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आप न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के ही तो स्ट्रैंड बनाओगे, ठीक है। बट वो न्यूक्लियोटाइड अपने आप नहीं जोड़ेंगे, उनको जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, उनको जोड़ने के लिए आपको चाहिए बच्चा एक एंजाइम, जिस एंजाइम को आप कहोगे क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है बच्चा, ठीक है।
मैं बताऊंगा कौन सा एंजाइम हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल करने का रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बट उस जो एंजाइम हम इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के पूरा स्ट्रैंड बनाएगा, जिस तरीके से आपकी ईंट को जोड़ जोड़ के दीवार बनाई जाती है उसी तरीके से सेम वे में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के स्ट्रैंड बनाया जाएगा। बट उसकी एक कंडीशन होती है कि उसको जो है कुछ बनी हुई जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा जो है बना हुआ क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रैंड का मतलब शुरुआत का जो है उसे चाहिए होता है सीक्वेंस, जिसको आप कहते हो क्या बच्चा, प्राइमर। तो उसे क्या चाहिए होता है, प्राइमर। ये उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, उसे चाहिए होता है प्राइमर। तो सपोज करो ये 5 प्राइम टू आपका 3 प्राइम है, तो ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूं, अभी मैं प्रॉपर लिखूंगा, ठीक है, जरा देखना, ठीक है। अब होगा क्या क्या बच्चा, यहाँ पर कोई ना कोई बेस आपके प्रेजेंट होंगे। सपोज करो यहाँ पर ए प्रेजेंट है, यहाँ पर टी प्रेजेंट है, यहाँ पर जी प्रेजेंट है। सेम वे में बच्चा यहाँ पर भी आपके प्रेजेंट होगा, बताओ है या ना। यहाँ भी आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो सी ले सकते हो, टी ले सकते हो, ए ले सकते हो। इस तरीके से क्या आपके बेसिस जो है प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो होता क्या है, मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कौन बनाएगा नया स्ट्रैंड, आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाएगा। वो किससे बनाएगा, जिस तरीके से एक दीवार को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, एक डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है। बट लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि उसे थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ पहले से चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ बने बनाए थोड़ा सा सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हो, जो कि आप कहते हो प्राइमर। क्या कहते हो, प्राइमर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राइमर का इस्तेमाल करा जाएगा, यहाँ पर प्राइमर का इस्तेमाल करा जाएगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर प्राइमर आपका आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, ए आ जाएगा, और यहाँ पर जी है तो यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर वो प्राइमर होगा जो कि बच्चा इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, राइट। आपको समझ में आ गया। और ये बच्चा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो क्या ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अब इसका रीजन है, हमने इसको इसी तरीके से क्यों करा, क्योंकि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक नया जो आपका जब स्ट्रैंड बनाता है तो वो वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही, क्या करता है बच्चा, वर्क करता है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आपका स्ट्रैंड बना देगा, और यहाँ पर भी आपका एक और स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक प्रोसेस देखने को मिलती है। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो टेंशन नहीं लेना है, अभी मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा। बट मैंने इसके थ्रू आपको ये समझा दिया कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो आपको क्या समझ में आया, अगर मुझे जो है किसी डीएनए सैंपल की कॉपी बनानी है तो सबसे पहले तो मुझे डीएनए सैंपल चाहिए। फिर मुझे पता है कि भैया एक जो डीएनए होता है वो आपका किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। दैट मीन्स मुझे न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी। फिर इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, वो होता है आपका बच्चा डीएनए पॉलीमरेज, मुझे उसकी जरूरत है। और डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन होती है कि वो सीधे आके नहीं बनाएगा, उसे जो है आपका थोड़ा सा सीक्वेंस बना बनाया चाहिए। और जो बना बनाया सीक्वेंस होता है इसे शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स आप कहोगे, वो आपका कहलाता है बच्चा प्राइमर, राइट। तो हमारी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिसोर्सेज, आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वी नीड, रिसोर्सेज वी नीड फॉर पीसीआर। भैया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, जरा ध्यान से देखो। तो आप देखोगे हमें जो रिसोर्सेज चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए आपका डीएनए सैंपल। भैया आप सबसे पहले क्या देना चाहोगे, आप दोगे बच्चा डीएनए का सैंपल। सेकंड स्टेप में आपको क्या चाहिए, सेकंड स्टेप में आपको चाहिए भैया न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब आपको न्यूक्लियोटाइड्स की भी जरूरत है। क्या फिक्स नहीं है भैया, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, इस वाली बात को बोल रहा हूं मैं। आप कैसे भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड्स पहले लिख दो, डीएनए सैंपल बाद में लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए भैया प्राइमर। और प्राइमर आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने देखा था भैया डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो आप दोनों स्ट्रैंड को एक साथ ही तो बनाओगे भैया। तो आपको 2 सेट्स ऑफ प्राइमर भी चाहिए। आपको क्या चाहिए बच्चा, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, ठीक है। प्राइमर्स क्या होते हैं, चलो आओ नीचे मैं यहीं पर लिख दूं क्या, चलो यहीं पर हम लिख देते हैं प्राइमर्स आपके क्या होते हैं। तो जो आपके प्राइमर्स होते हैं वो होते हैं आपके स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, जो हम पहले से ही डालते हैं। और मैंने कहा ना ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे भैया किसके, डीएनए सैंपल के।
स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स 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 that are that are complementary that are complementary to regions of DNA to regions of DNA। तो भैया जो डीएनए का रीजन है, आपको दिख रहा था ना एंड भैया, जहां से बनाना शुरू करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तभी तो भैया वो जुड़ेगा उससे जाके। आपको पता है ए जो है टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी जो है सी के साथ बनाएगा। और ये वाली बात मैंने जब मैंने ये चैप्टर शुरू करा था वहां पर आपको बेसिक्स बता दिया था डीएनए का। जितने के लिए आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ती है उतना बेसिक मैंने आपको बता दिया था। अब आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। अच्छा पहले इस स्लाइड को नोट कर लो, पॉज करो और नोट कर लो, पॉज करो और नोट कर लो। हो गया नोट? अब आप इसको नोट कर लो। हो गया नोट? जरा देखो। अब आपको फोर्थ क्या चाहिए? आपको जो फोर्थ चाहिए वो चाहिए, मैंने कहा ना आपको एक एंजाइम चाहिए, और जो एंजाइम यहाँ पर इस्तेमाल करोगे वो है आपका बच्चा टैक पॉलीमरेज। जो एंजाइम है वो है आपका टैक पॉलीमरेज। और ये जो आपको टैक पॉलीमरेज दिख रहा है ये एक आपका कैसा है, ये आपका एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। यहाँ पर शब्द गौर करना, थर्मोस्टेबल। ये आपका कैसा है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो जरा यहाँ पर, जब ये रिएक्शन होती है बच्चा, आप देखोगे एक पीसीआर ट्यूब होती है, उसी के अंदर सारा कुछ डाला जाता है, उसी समय एंजाइम डाला जाएगा, ठीक है। तो जब आपकी पहली स्टेप होगी डीनेचुरेशन, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर होगा, तो आपको एक ऐसा एंजाइम चाहिए। आप देख रहे हो जो ये रिएक्शन हो रही है इसके अंदर हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको एक डीएनए पॉलीमरेज, एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि आपका कैसा हो बच्चा, थर्मोस्टेबल हो, यानी कि हाई टेम्परेचर देने पर भी वो ढंग से वर्क कर सके। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन में टैक पॉलीमरेज का, जिसको आप आइसोलेट करते हो एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। वहां से आप इस एंजाइम को लेके आते हो, और हाई टेम्परेचर पर भी ये जो है बेहतरीन तरीके से अपना काम करता है, राइट। तो आप यहां पर लिखोगे, आप इसको कहां से आइसोलेट करके लाए हो? आइसोलेटेड आइसोलेटेड फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या? उस बैक्टीरिया का नाम है आपका बच्चा थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से जो आप इसको लेके आते हो। और ये कहां से कहां बनाएगा आपका, किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा? सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसका रीजन है क्योंकि 3 प्राइम डायरेक्शन में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है, जो है फिर उसी से वहीं से ही जो है क्या करता है बच्चा, ये जोड़ता हुआ जाता है न्यूक्लियोटाइड को, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया क्या क्या हमारी 4 रिक्वायरमेंट है? डीएनए सैंपल दे दो भैया, एक आप जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दे दो, और एक जो है आप क्या दे दो, न्यूक्लियोटाइड्स दे दो, और आप 2 सेट्स ऑफ प्राइमर दे दो, यानी कि छोटा सा बना हुआ हिस्सा दे दो, जिससे कि आगे जाके उसी पे वर्क करके उसको और लंबा कर सके। इसलिए तो आपने स्टेप्स देखी, पहली डीनेचुरेशन जिसके अंदर आप दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हो, फिर स्टेप आती है एनीलिंग, एनीलिंग में आप क्या करते हो, प्राइमर जोड़ते हो, और देन उसके बाद आएगी प्रोसेस थर्ड, एक्सटेंशन। यानी कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सटेंड करना, लंबा करना। तो उस काम को कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को लेते हुए जोड़ता जाएगा। अब मैं क्या आपको सारी स्टेप्स करके दिखाऊं? बिल्कुल, आप इसको पॉज करो और बच्चों नोट करो। हो गया नोट? आओ देखो, अब मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूं, देखो। ये देखो, इस तरीके से आप इसको समझो, एक ये हो गया आपका डीएनए का स्ट्रैंड। ये देखो, इस तरीके से मैंने ले लिया एक आपका बच्चा क्या, डीएनए का स्ट्रैंड।
ये मैंने ले लिया एक आपका डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। होगा क्या क्या इसका एक एंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हाँ सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरीके से आपके प्रेजेंट होंगे। और आप जानते हो डीएनए जो है आपके यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखने को मिलती है, यानी कि एडिनिन थाइमिन के साथ जो है आपका क्या बना रहा है बच्चा, बॉन्ड बना रहा है, और ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आपको दिख रहा है बच्चा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो आप इसकी कॉपी बनाओगे तो सबसे पहले आप दोनों स्ट्रैंड को अलग करना चाहोगे, यानी कि आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, और इसी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने की प्रोसेस को आप कहते हो डीनेचुरेशन। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है बच्चा वो है आपकी डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन सबसे पहली स्टेप है बच्चा आपकी डीनेचुरेशन। इसके अंदर आप क्या करते हो, लगभग 90 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप इतना हाई टेम्परेचर देते हो तो ये जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, और जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे क्या ये दोनों स्ट्रैंड आपके अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल आपके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, दोनों ही स्ट्रैंड आपके क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। देखो इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड आपके क्या हो गए बच्चा, अलग हो गए। ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। तो देखो इस तरीके से आपके स्ट्रैंड क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक। ये स्ट्रैंड आपके दोनों अलग अलग हो गए। देखो क्या आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद होती है बच्चा आपकी सेकंड स्टेप, स्टेप में क्या होगा इसके बाद, इसके बाद होगी आपकी एनीलिंग। यहाँ पर अब ऐड करा जाएगा किसको बच्चा, आपके प्राइमर को, जिसमें स्टेप कहते हो आप एनीलिंग। सेकंड स्टेप होती है बच्चा आपकी एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है, एनीलिंग में आपका होता है बच्चा क्या, एनीलिंग में जो है आपका टेम्परेचर होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर प्राइमर्स ऐड करे जाते हैं, प्राइमर्स एडेड, प्राइमर्स एडेड, आप लिख सकते हो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स एडेड। यहाँ पर 2 सेट्स जो है प्राइमर के ऐड करे जाते हैं, आप लिखो 2 सेट्स प्राइमर्स एडेड, जो है 2 सेट प्राइमर के यहाँ पर ऐड करे जाएंगे। अब मैं इससे आगे नोट, आप जो है पॉज करोगे और बच्चा नोट करोगे, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रोसेस होगी। कर लिया आपने नोट, चलो देखो अपन क्या करते हैं, अपन इसकी करते हैं बच्चा एक कॉपी बनाते हैं, 1 मिनट दो जरा, डुप्लीकेट करा जाए इसको, इसकी बना लीजिए कॉपी। ये देखिए अब इसमें से हम इस सब को कर देंगे इरेज। आपको तो भैया एक लाइन में बनाना है, ठीक है, मेरे पास तो जगह नहीं है, वरना एक स्लाइड पर ही मैं ये सब कुछ आपको बना के दिखाता। अब आप इसके बाद क्या करोगे, आप जो है क्या करोगे, इसको जो है यहाँ पर लोगे, ठीक है, और एक आप क्या करोगे, इसको लोगे, ये देखो ये दोनों इस तरीके से अलग अलग है। अब यहाँ पर कौन सी स्टेप हो रही है, यहाँ पर हो रही है बच्चा एनीलिंग, यहाँ पर हो रही है आपकी एनीलिंग। और मैंने क्या कहा, एनीलिंग में क्या होता है, आपका जो है प्राइमर आता है, आपके प्राइमर आते हैं। तो सपोज करते हैं भैया ये है आपका प्राइमर, ये है आपका प्राइमर, देखो ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। सपोज करो ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइमर, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया आपका बच्चा प्राइमर, राइट। जरा देखो यहाँ पर हम, यहाँ पर हम बेसिस आपके और अच्छे बना लेते हैं, रुकना ज़रा, ये देखो ये 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 ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, अब मैं सपोज करता हूँ बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ए, यहाँ पर प्रेजेंट है टी, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका सी, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका जी, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ए, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका टी, मैंने मान लिया। अब होगा क्या, जो प्राइमर्स होंगे क्या उनके पास जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सर कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होंगे बेस पे। देखो जी के साथ कौन बनाता है, जी के साथ बनाता है सर सी, टी के ए के साथ बनाएगा टी, टी के साथ बनाएगा सर ए, और यहाँ पर सी जी के साथ
सी के साथ बनाएगा जी, टी के साथ बनाएगा ए के साथ बनाएगा टी। तो देख रहे हो इस तरीके से जो है आपके दो जो है कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए मैंने कहा था जो प्राइमर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, उस रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये 5' है तो ये एंड कौन सा होगा, 5', और ये होगा आपका बच्चा 3'। ये भी होगा आपका 5', ये होगा 3'। और रीजन है हमने ऐसा क्यों चुना, क्योंकि अब जो आपके पास यहाँ मैंने कहा ना आपका नया स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज, उसको बनाने के लिए एक तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया उसे चाहिए प्राइमर, यानी कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि बना बनाया उसको मिल जाए, जिससे कि उसी पर वर्क करके वो उसको एक्सटेंड कर सके। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या कहलाए, प्राइमर। और जो है ये 5' टू 3' डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, कौन, डीएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि 3' डायरेक्शन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बाकी जो इससे रिलेटेड जानकारी है, किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, ये सब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में इन डिटेल जानेंगे। ठीक है, अब देखो इतनी कहानी यहाँ तक हो गई। तो यहाँ पर उसे क्या मिल गया, यहाँ पर उसे मिल गया बच्चा प्राइमर। ये क्या है, ये है आपका प्राइमर। मैंने कहा ना 2 सेट्स ऑफ प्राइमर लगेंगे, एक प्राइमर ये रहा, एक प्राइमर आपका ये रहा। अब प्राइमर लग चुका है, अब आएगा आपका बच्चा फाइनल स्टेप, जो कि होगा आपका क्या, जो कि होगा आपका थर्ड स्टेप, जिसको आप कहते हो एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन में कौन वर्क करेगा, एक्सटेंशन में आपका वर्क करेगा डीएनए पॉलीमरेज। एक्सटेंशन में आपका वर्क करेगा भैया डीएनए पॉलीमरेज। 72 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस होती है, देख रहे हो हाई टेम्परेचर है, तो ऐसे में आपको एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो इस टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके, इसके अंदर स्टेबल हो, इसलिए आप जो है टेक पॉलीमरेज का इस्तेमाल यहां पर करते हो। देखो अब जरा ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, टेक पॉलीमरेज और आपके किसका इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का। टेक पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड को लेकर जोड़ते हुए जो है 5' टू 3' में नया स्ट्रैंड बना के आपको दे देगा। टेक पॉलीमरेज प्लस न्यूक्लियोटाइड्स का आपका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। और देखो इस तरीके से आपको जो है नया स्ट्रैंड मिल जाएगा। एक स्ट्रैंड ये रहा, एक ये रहा, ये है बच्चा आपका 5' टू 3', ये है 5' टू 3'। अब यहाँ पर हम बना देते हैं आपका क्या, यहाँ पर बना देते हैं इस तरीके से, आपका बच्चा आपका यहाँ पर प्रेजेंट था ये प्राइमर। देखो यहाँ इतने में आ गया आपका प्राइमर, यहाँ भी आ गया प्राइमर। और आगे क्या होगा, अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आके वर्क कर देगा और इस तरीके से जो है क्या कर देगा बच्चा, आपका जोड़ देगा। देख रहे हो, ये देखो ये एंड कौन सा कहलाएगा, ये था आपका बच्चा 5', तो ये हो गया 3'। देख रहे हो इस डायरेक्शन में क्या करा, न्यूक्लियोटाइड ने आपका वर्क करा। ये कहलाएगा 5', ये कहलाएगा 3'। तो इस तरीके से जो है आपके क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आपके देखो इस तरीके से जोड़ता गया न्यूक्लियोटाइड को 5' टू 3' डायरेक्शन में, कौन, आपका टेक पॉलीमरेज। और आपके देखो इस तरीके से आपके दो जो है डीएनए सैंपल की कॉपी बन गई, एक से दो आपने बना लिए। देख रहे हो इस तरीके से आपको जो है दो कॉपीज देखने को मिल गई डीएनए की। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, क्या प्राइमर का मतलब आपको समझ में आ गया। प्राइमर क्या है, प्राइमर आपका कुछ और नहीं, प्राइमर क्या है आपका, प्राइमर एक्चुअली में आपके जो है केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि जो डीएनए का ये जो रीजन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। देखा ना आपने, वहां पर एटीसी प्रेजेंट था, तो यहाँ पर क्या था, जी ए टी प्रेजेंट है, तभी तो उसने क्या करा, उसके साथ बॉन्डिंग बना पाया, समझ रहे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, आपको पता है। तो इसी तरीके से आपके प्राइमर्स इस्तेमाल कर लिए, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आया आपका, यानी कि टेक पॉलीमरेज, जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा है। और फिर वो जो है न्यूक्लियोटाइड्स को लेते हुए आगे पूरा का पूरा जोड़ देता है, और इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज आपकी बन जाती हैं। लगभग 30 साइकिल्स के अंदर ये आपका कितना बना देता है, 1 बिलियन कॉपीज को बना देता है। क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ, आ गया, नोट कर लिया आपने, कर लो पॉज करके। एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम। तो आप यहाँ पर नोट डाल लोगे, एक नोट में क्या लिखोगे, देखो नोट डालोगे और नोट में लिखोगे लगभग 30 साइकिल्स में आपको अप्रोक्स 1 बिलियन कॉपीज देखने को मिलती हैं। 1 बिलियन कॉपीज आपको देखने को मिलती है, 1 बिलियन कॉपीज आपको देखने को मिलती हैं। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। चलो डायग्राम भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ।
ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो उन्होंने बताया ना, ये वो रीजन है जिसको हमें एम्पलीफाइड करना है, यानी कॉपी इसकी बनानी है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, हीट करते हो, डीनेचुरेशन कितना होता है 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस होती है, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए। उसके बाद आपने किसका इस्तेमाल करा, एनीलिंग करी, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है एनीलिंग। टेम्परेचर कितना होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप इसमें क्या करते हो, प्राइमर्स ऐड करते हो, और देख रहे हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यानी कि टैग पॉलीमरेज, और आपके किसका इस्तेमाल हो रहा है, आपके जो है न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल होकर ये क्या कर देता है, एक्सटेंशन की प्रोसेस को आपका कर देता है। एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इस तरीके से लगभग 30 साइकिल्स में आपको जो है क्या देखने को मिल जाती है, 1 बिलियन कॉपीज अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाती हैं। ये आपका जो है डायग्राम एनसीईआरटी का दे रखा है, जो कि मैंने भी आपको बना के दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्राइमर्स का इस्तेमाल समझ में आ गया। प्राइमर्स जो है क्या है भैया, आपके वो बना बनाया सीक्वेंस है जो कि इसको चाहिए होता है, किसको, आपके टैग पॉलीमरेज को, जिससे कि आगे इसी पे वर्क करके ये इसको एक्सटेंड कर सके। और किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी कि 3 प्राइम जो आपको प्राइमर का दिख रहा है, इसी का जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है OH, इसी से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए आगे एक्सटेंड कर देगा। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। समझ में आ गया, एक बार चलो इसको देख लो। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका बच्चा थर्मल थर्मल साइक्लर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी प्रेजेंट होती है एक पीसीआर ट्यूब, इसमें डाला जाता है मिक्स वफर, इसी वफर के अंदर आपका बच्चा डीएनए सैंपल ऐड कर देंगे, प्राइमर डाल देंगे, न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे, टैग पॉलीमरेज डाल देंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस पीसीआर ट्यूब को लेते हैं, इसके अंदर बफर डाल दिया, टैग पॉलीमरेज डाल दिया, प्राइमर डाल दिया, डीएनए सैंपल डाल दिया, न्यूक्लियोटाइड डाल दिया। देखो यहाँ पर दिख भी रहे हैं आपको ATGC, दिख रहे हैं सारे सारे न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेके क्या करते हैं, इस पीसीआर ट्यूब में डाल के, इस पीसीआर ट्यूब को डाल दिया जाता है थर्मल साइक्लर में। फिर इसके बाद टेम्परेचर देते हुए इसको जो है सारी स्टेप्स कराई जाती है, डीनेचुरेटिंग, एनीलिंग, एक्सटेंशन, और यहाँ पर आपको जो है नया डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब बेसिकली कॉपीज आपको देखने को मिल जाती हैं। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। समझ में आ गई ये प्रोसेस। देखो डीनेचुरेशन आपको दिख रहा है, एनीलिंग आपको दिख रहा है, प्राइमर्स ऐड हो गए ना, यहाँ देखो लिख भी रहा है, स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हुए 95 डिग्री सेल्सियस पे। 55 पर क्या हुआ, प्राइमर्स बाइंड कर गए किससे, टेम्पलेट से, और फिर सिंथेसाइज हो गया न्यू स्ट्रैंड, किस प्रोसेस में, आपके एक्सटेंशन में। तो बेसिकली ये जो स्ट्रैंड आपके दोनों अलग होते हैं, ये टेम्पलेट का काम करते हैं। टेम्पलेट यानी कि इसी का जो यहाँ पर जो बेसिस प्रेजेंट है, उसी की जो है अपोजिट बेसिस को ला जोड़ते हुए एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो एज अ टेम्पलेट काम करते हैं। तो प्राइमर ने किसके साथ बाइंडिंग शो करी, टेम्पलेट के साथ बाइंडिंग शो करी, राइट। बाकी आपको जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। इतना आ गया तो भैया पीसीआर हो गई। पीसीआर के बाद अब आपकी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, देखो अब आपने जो है कॉपी बना ली है, अब इसके बाद आप क्या करते हो, आप इसके बाद करते हो बच्चा लाइगेशन, किसके साथ, तो फिफ्थ स्टेप आपकी क्या होगी, लाइगेशन वेक्टर के साथ। पहले बता दिया किस तरीके से करा जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की कौन कौन सी टेक्निक है वो भी मैंने आपको करा दी है। अब जो मुझे आपको कराना है वो मुझे कराना है कल्चरिंग ऑफ होस्ट, जो कि हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, और जहां पर जो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बताने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में बताऊंगा, मैं आपको जो है आपको बायोरिएक्टर के बारे में बताऊंगा, तो वो सब मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फिफ्थ स्टेप क्या है आपकी, आप यहाँ पर लिखोगे भैया जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या है आपकी, फिफ्थ स्टेप होती है आपकी लाइगेशन ऑफ, फिफ्थ स्टेप है भैया लाइगेशन ऑफ, फिफ्थ स्टेप होती है भैया लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट विद वेक्टर। भैया जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है जिसकी आपने मल्टीपल कॉपीज तैयार कर ली हैं, उसको आप किसके साथ जोड़ना चाहते हो, वेक्टर के साथ जोड़ना चाहते हो, विद वेक्टर। और जब आप इसको वेक्टर के साथ जोड़ लोगे तो सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करते हो, आप करते हो बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, किसका, होस्ट का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट। और सेवंथ स्टेप में आप क्या करोगे, जब ये उसके अंदर पहुंच जाएगा तो आप कल्चरिंग करोगे। तो आ जाओ चलो, तो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, सेवंथ स्टेप है। इसके अंदर आप करते हो कल्चरिंग, या फिर आप लिखोगे कल्चर द होस्ट इन बायोरिएक्टर्स। आप होस्ट को कल्चर करोगे किसके अंदर, बायोरिएक्टर। क्या होते हैं बायोरिएक्टर, भैया बहुत बड़े टैंक होते हैं
जिनके अंदर जो है आपके बच्चा प्रोडक्ट जो आपका जिसके अंदर आपने जिस भी बैक्टीरिया के अंदर जिस भी होस्ट के अंदर आपने ये जो आपका डिजायर्ड डीएनए का जो जीन है ये जो आपने भेजा है, आप क्या चाहते हो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाए, तो आप उसको जो है न्यूट्रिटिव मीडिया प्रोवाइड करोगे जिससे कि वो अपनी ग्रोथ शो करे और बाद में फिर अपना जो प्रोडक्ट है उसका जो है क्या करे, सिंथेसाइज करे। फिर बाद में आप उस प्रोडक्ट को उससे क्या कर लोगे, आइसोलेट कर लोगे, ठीक है, प्योरीफाई कर लोगे। तो जरा देखो, हाँ चलो देखो जरा ध्यान से आ जाओ। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. जब आप किसी एलियन डीएनए को यानी कि आपने जो आपने डिजायर्ड जीन लिया तो आप उसको वेक्टर के साथ जोड़ देते हो, ठीक है, फिर आप उसको ट्रांसफर कराते हो बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, यानी कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी करा दिया। इसके बाद क्या होता है, जो एलियन डीएनए जो डिजायर्ड आपका फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desired protein। तो आप जितनी भी आप देखते हो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो हमारा अल्टीमेट एम है, जो हमारा पर्पज है, जो हमारा गोल है, वो क्या है कि भी हमें एक डिजायरेबल प्रोटीन बनाना है, ठीक है। हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। और इसके लिए आपको क्या जरूरत है भैया कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये अपने आप को एक्सप्रेस करे, यानी कि उसका एक्सप्रेशन हो, यानी कि क्या हो, प्रोटीन का सिंथेसिस हो। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो ये जो फॉरेन जीन होता है भैया ये कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन में ही क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। तो भैया ये जो अपने आप को एक्सप्रेशन करता है ये फॉरेन जीन किसी होस्ट सेल के अंदर, इसको समझने के लिए आपको काफी सारी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपको उतना समझना पड़ेगा। देखो, after having cloned the gene of interest and having optimized the condition to introduce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale, right? Can you think of any reason why there is need for large scale production? भैया जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज करो आपको कोई जो है मेडिसिन बनानी है तो आप क्या चाहोगे भैया, आपने जो इतनी मेहनत से तैयार करी तो आप उसको एक लार्ज जो स्केल प्रोडक्शन करो ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप उसको पहुंचा सको, इसलिए भैया हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ता है। ज़रा देखो आगे, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या होता है हेट्रोलोगस होस्ट, क्या होता है हेट्रोलोगस होस्ट, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा है हेट्रोलोगस होस्ट। देखो एक होस्ट के अंदर जो है कुछ आपके जैसे इकोलाई है, तो आप सपोज करो क्या उसके पास कुछ सर्टेन खुद के जीन्स है, बिल्कुल, पर जब आप इसके अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर करा देते हो तो यही होस्ट अब आपका हेट्रोलोगस होस्ट हो गया, यानी कि अब जो इसके पास जीन है वो आप एक ना एक एडिशन अपना मनचाहा जीन और डाल दिया, इसी को आप कहते हो हेट्रोलोगस होस्ट। क्या आपको समझ में आ गया हेट्रोलोगस होस्ट क्या होता है? यानी कि किसी होस्ट के आप जेनेटिक मटेरियल में बेसिकली क्या कर रहे हो, आपने जो थोड़ी छेड़छाड़ कर दी, आपने एडिशनल जीन्स आपने उसको प्रोवाइड कर दिए, तो उसी होस्ट को हम हेट्रोलोगस होस्ट कहते हैं। तो जब भी कोई प्रोटीन एनकोड होता है, एक्सप्रेस होता है हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर, तो आप उसको क्या कहते हो, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हो। तो क्या आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जरा देखो, द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। तो जो आपने बच्चा जिन सेल्स के अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है, तो इनको आप क्या करते हो, आप इनको ग्रो करते हो स्मॉल स्केल लेबोरेटरीज में। आप बेसिकली करते क्या हो, जब आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो आप सबसे पहले चाहते हो कि भैया बड़े जो है आप टैंक्स के अंदर इन रिएक्शन को नहीं कराओगे, आप पहले छोटे स्केल पर देखोगे क्या मुझे वो डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल पा रहा है, क्या उसके अंदर कोई समस्या तो नहीं आ रही है। आप ये भी देखोगे कि भैया मैं इसको कितना पीएच प्रोवाइड करूं, कितना न्यूट्रिएंट दूं, क्या क्या मैं ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ जिससे मुझे जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो एक सही अमाउंट में मिले। तो आप क्या करते हो, आप इसको जो है स्मॉल स्केल पर जो है क्या करते हो, इसको ग्रो करते हो लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। The culture may be used for extracting the desired protein, then purifying it by using different separation techniques. The cells can also be multiplied in a continuous culture system where the used media is drained out from one side while the fresh medium is added from another side to maintain the cell in their physiological most एक्टिव लॉग स्लैश एक्सपोनेंशियल फेज। अब आपको ये वाली बात समझ में नहीं आएगी,
जो कि मुझे आपको समझानी पड़ेगी। जरा आओ देखो, चलो समझाते हैं। जब हम बच्चा कल्चर की बात करते हैं तो आपको दो तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। ठीक है, जरा समझना। तो यहां पर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ कल्चर। शायद आपको अभी इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट टेंशन मत लो, मैं अभी समझाता हूँ, रुको। टाइप्स ऑफ कल्चर, तो आपको दो तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करते हैं तो दो तरह के कल्चर आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर, एक होता है बैच कल्चर। आपको कल्चर का मतलब समझ में आ गया? ये जो होस्ट के अंदर आपने जो अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट भेजा है वेक्टर के अंदर जोड़ के, आप चाहते हो कि ये जो है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के दे, इसलिए आप क्या करोगे, उस होस्ट का नंबर बढ़ाओगे, आप उसको ऐसा ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करोगे कि मैक्सिमम अमाउंट में मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, इसी को तो आप कहते हो कल्चरिंग ऑफ होस्ट। तो दो तरीके के कल्चर आपको देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है बच्चा बैच कल्चर। बैच का मतलब आप समझते हो, जैसे कि आप कभी ट्यूशन पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर बैचेस होते हैं। एक टीचर क्या करता है, उसे पता है कि भी देखो कॉन्टिन्यूअस कल्चर बैच कल्चर होता है, यानी कि आपने देखा होगा वहां पर जो बैच है वो आपका 100 स्टूडेंट का हो सकता है, 200 का हो सकता है, यानी कि एक अमाउंट फिक्स है, एक बैच फिक्स है। समझ रहे हो? कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या है अभी आपको पता लगेगा, रुको, तभी आपको वो लाइन एनसीईआरटी की समझ में आएगी। तो देखो दो तरह के हमें जो है क्या देखने को मिलते हैं, कल्चर देखने को मिलते हैं। जरा ध्यान से देखना। ये देखो इस तरीके से, ये है आपका एक, सपोज करो ये एक आपका बायो रिएक्टर है, यानी कि एक टैंक है। अब जरा इसको भी देखो। अब जरा ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपको टैंक दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। ये देखो इस तरीके से जो है एक यहाँ पर पाइप आ रहा है, जिसके थ्रू जो है आपका क्या डाला जा रहा है, आपका जो है ऑप्टिमम कंडीशंस इसको प्रोवाइड करी जा रही है। देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसका मीडिया प्रेजेंट है, मीडियम। और इसी मीडियम के अंदर कौन प्रेजेंट है आपका, इस तरीके से सपोज करो आपका इकोलाई, ये आपका प्रेजेंट है कौन बच्चा, आपका इकोलाई मैंने मान लिया। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, कल्चर कहलाएगा। अब जरा समझना, जब आप इस तरीके का एक कल्चर करते हो तो आपने इसके अंदर क्या करा, आपने जब इसकी स्टार्टिंग करी तो आपने क्या करा, स्टार्टिंग के अंदर ही इस टैंक के अंदर सारी चीजें डाल दी। आपने अपनी होस्ट सेल को डाल दिया, आपने जो जो उसको कंडीशंस चाहिए थी वो आपने इसको शुरुआत में ही प्रोवाइड कर दी, और इसके अलावा जो उतना न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए था वो आपने इसको दे दिया। अब जब तक ये इसका जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये अपना पूरा जो है क्या करेगी, प्रोडक्ट नहीं बना देगी, और ये खुद मर नहीं जाएंगे तब तक आप इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। इसको आप कहते हो बच्चा बैच कल्चर। और ये आपको कैसा सिस्टम दिख रहा है, ये एक क्लोज्ड सिस्टम आपको दिख रहा है, यानी कि आपने स्टार्टिंग में ही सारा कुछ क्या कर दिया बच्चों, एक साथ आपने सारी चीजें इसके अंदर आपने ऐड कर दी, और जब तक आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा जितनी अमाउंट में आपको चाहिए तब तक आप इस प्रोसेस को जो है रोकते नहीं हो। इसी को आप कहते हो बैच कल्चर। जबकि कॉन्टिन्यूस कल्चर में पता है क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कल्चर में आप जो है क्या करते हो, देखो कॉन्टिन्यूस कल्चर में आप क्या करते हो, ये देखो एक एक पाइप के थ्रू आप क्या करते हो, फ्रेश मीडिया डालते जाते हो, दूसरे पाइप के थ्रू क्या करते हो, उस जो पुराना मीडिया है उसको निकालते जाते हो। और देखो आप क्या करते हो, इसके थ्रू तो आप जो है फ्रेश मीडिया ऐड करते जा रहे हो, फ्रेश मीडियम क्या कर रहे हो, इस पाइप के थ्रू ऐड कर रहे हो, और जो आपका यूज्ड मीडियम है उसको आप इसके थ्रू निकालते जा रहे हो। यानी कि आप क्या देख रहे हो, आपको इसके अंदर एक चीज देखने को मिल रही है, और वो पता है क्या है, वो ये है आपकी कि आपकी जो यहाँ पर होस्ट सेल्स हैं उनको जो है क्या हो रहा है, वो भैया आप जब फ्रेश मीडिया दे रहे हो, होस्ट सेल और न्यूट्रिएंट्स और सारी कंडीशंस को यूज कर रही है और प्रोडक्ट बना रही है। फिर आप क्या करते हो, जब वो यूज हो गया तो जितना वेस्टफुल प्रोडक्ट है आप उसको निकालते जा रहे हो दूसरे पाइप से, फिर नया डालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो कल्चर है वो लगातार चलता जा रहा है, जिससे कि वो हमेशा अपनी जो है एक्सपोनेंशियल पोजीशन में बरकरार रहे, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बनता रहे। इस तरह के कल्चर को कहते हैं कॉन्टिन्यूस कल्चर। जबकि बैच कल्चर में शुरुआत में ही एक साथ चीजें डाल देते हैं, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आप अपने आप के प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। बट इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रेश मीडियम डालते जा रहे हो, पुराने मीडियम को निकालते जा रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो जो आपका कल्चर है हमेशा चलता रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा रहेगा। और कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या होगा, आपको लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जबकि बैच कल्चर में आपको स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूस कल्चर। ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम है, ये आपका एक बच्चा ओपन सिस्टम है। ओ सॉरी माफ करना, बैच कल्चर आपका क्लोज्ड सिस्टम है।
बैच कल्चर है बच्चा आपका क्लोज्ड सिस्टम, बैच कल्चर है आपका क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर सारी चीजें क्लोज है, यानी कि सिर्फ आपने एक बार मीडिया डाल दिया, आपने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, जब तक प्रोडक्ट बनेगा आपको मतलब जितना प्रोडक्ट चाहिए तब आपको प्रोसेस रोकनी, आप रोकोगे और जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप बाद में कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, और इसलिए हम इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। जबकि यहाँ पर जो आपको कॉन्टिन्यूअस कल्चर दिख रहा है ये है आपका ओपन सिस्टम, ये है बच्चा आपका ओपन सिस्टम। देख रहे हो, एक एंड से आप फ्रेश मीडिया डालते जा रहे हो, दूसरे से निकालते जा रहे हो, किसको, यूज्ड वाले को, जिससे कि आपकी जो सेल्स है वो हमेशा किस में बनी रहती है, एक्सपोनेंशियल फेज में बनी रहती है, ठीक है। इसको आप यूज करते हो, यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसका इस्तेमाल करते हो भैया स्मॉल प्रोडक्शन के लिए। यानी बैच कल्चर का आप इस्तेमाल करते हो बच्चा रिसर्च करने के लिए, यानी कि आप क्या करते हो, एक तो यार तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, आप क्या करते हो इसको बेसिकली रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप यहाँ पर ट्राई करते हो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देने की कि किसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। वैसे मैं चाहूँ तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जा सकती हैं, बट छोड़ो, ज़्यादा डिटेल में जाने का सेंस बनता नहीं है। बट आप एक ग्राफ और जान लो इसके साथ, आप एक ग्राफ और जान लो, तो देखो इसमें क्या होता है। अरे काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी, चलो ऐसा करते हैं, इसकी एक और कॉपी बनाते हैं। आओ देखो, देखो वहां पर मैंने डायग्राम बना दिया ना, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी अब हम कर देंगे। ये भाई, चलो इरेज हो गया, ये तो आपके कट करने पड़ेंगे, कट, और इसको भी कर दो कट। तो मैंने क्या कहा, ये क्या है आपका क्लोज्ड सिस्टम है, यानी कि आप क्या करते हो इसमें, जरा ध्यान से देखना, आप लिखोगे यहाँ पर एवरीथिंग, आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा एवरीथिंग। बैच कल्चर में आपने क्या करा था, शुरुआत में ही सारी चीजें डाल दी, ठीक है। एवरीथिंग एडेड, एवरीथिंग एडेड एट स्टार्ट, everything added at start, nothing removed, nothing removed until harvest, until harvest, यानी कि जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक आप कुछ भी इसमें से नहीं निकालोगे, ठीक है। एक ही बार आपने डाल दिया और रिएक्शन को आपने शुरू कर दिया, ठीक है। ये है आपका कॉन्टिन्यूस, आपका बैच कल्चर। कॉन्टिन्यूस कल्चर में आप क्या करते हो, इसमें क्या करते हो, फ्रॉम वन एंड फ्रेश मीडिया ऐड करते जाते हो, फ्रॉम वन एंड फ्रेश मीडिया एडेड, फ्रॉम वन एंड फ्रेश मीडियम एडेड, एंड फ्रॉम अनादर एंड, और दूसरे एंड से क्या करते हो, एंड फ्रॉम, एंड फ्रॉम अनादर एंड, एंड फ्रॉम अनादर एंड यूज्ड मीडिया, यूज्ड मीडिया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वेस्ट, यूज्ड मीडिया विद वेस्ट रिमूव्ड। और ये आप कर क्यों रहे हो, जिससे कि आप मेंटेन कर सको, टू मेंटेन, टू मेंटेन, टू मेंटेन कल्चर इन, टू मेंटेन कल्चर इन एक्सपोनेंशियल फेज। अभी आपको अब मैं एक ग्राफ बनवाऊंगा जिसके थ्रू आपको काफी चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है। तो रुको जरा, बाद में नोट कर लेना, मैं समय दे दूंगा। ये लो, अब जरा देखो ध्यान से, होगा क्या जरा आप समझना, जब आप शुरुआत में सारी चीजें डाल दोगे, यानी कि अब आप जो है बैच कल्चर में कोई भी नया जो है मीडियम नहीं डाल रहे हो, तो जरा एक बात मुझे बताना, क्या जो आपकी वहां पर कल्चर में सेल्स प्रेजेंट है भैया, वो क्या उस न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करेंगी, बिल्कुल। अब इस्तेमाल करेंगी तो क्या करेंगी, साथ के साथ इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाती जाएंगी,
बट एक समय ऐसा आएगा कि भैया ये जो न्यूट्रिएंट है वो आपके कम हो जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट उन सेल्स को मिलेंगे नहीं, तो क्या वो सेल्स जो है मरना शुरू कर देंगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट अब उनको मिल नहीं रहे। अगर आपको खाना नहीं दिया जाए तो आप क्या मर जाओगे? कि भाई एक समय के बाद बिल्कुल मर जाओगे। तो सेम वे में जब सेल्स को नया मीडियम प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो मीडियम यूज कर लिया, उससे तो वेस्ट भी प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट भी उन्होंने बना दिया, तो एक समय के बाद क्या होगा, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। किसमें? बैच कल्चर में। जबकि कॉन्टिन्यूस कल्चर में ऐसा नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो? फ्रेश मीडियम न्यूट्रिएंट देते जा रहे हो, वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, साथ साथ आपका जो है, जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो भी बन रहा है, तो आप जो है उसको क्या कर रहे हो? वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते जा रहे हो और नया मीडियम देते जा रहे हो। तो इसमें क्या होगा? तो उनको हमेशा खाना, न्यूट्रिएंट जो है उन सेल्स को मिलता रहेगा, उस कल्चर को, तो वो कल्चर हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बना रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर दो तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं। जब आप बैच कल्चर की बात करते हो तो देखो जरा यहाँ पर ग्राफ ध्यान से, और कॉन्टिन्यूस कल्चर का भी ग्राफ जरा देखना ध्यान से। बैच कल्चर में क्या देखोगे? जब आप शुरुआत में दोगे, जब आप खाना प्रोवाइड करोगे, तो क्या धीरे धीरे ग्रोथ होगी? बिल्कुल धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जरा ध्यान से देखना। तो शुरुआत में लैग फेज देखने को मिलता है, बट फिर एक समय ऐसा आएगा ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ शो करेंगी। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ये जो है ग्राफ आपका स्टेशनरी हो जाएगा, और देन आपकी इनकी डेथ शुरू हो जाएगी। तो देख रहे हो, यहां पर आपको देखने को मिला लैग फेज, यहां पर आपको देखने को मिला एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, यहां पर आपको देखने को मिला स्टेशनरी फेज, और यहां पर आपको देखने को मिला भैया डेथ। क्योंकि भैया एक समय के बाद तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो सेल्स जो है क्या करेंगी? मरना शुरू कर देंगी। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। शुरुआत में सेल्स समय लेंगी थोड़ा ग्रो करने के लिए, लैग फेज शो करेंगी, उसके बाद हमेशा एक्सपोनेंशियल में बनी रहेंगी, क्योंकि आप फ्रेश मीडिया ऐड करते जा रहे हो और पुराने मीडिया को निकालते जा रहे हो। तो ये लैग फेज और ये एक्सपोनेंशियल फेज, दोनों के ग्राफ में आपको ये फर्क है। क्या आपको समझ में आया? तो इसमें हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में बना रहेगा कल्चर। ठीक है, ये जो आपको शेप दिख रही है इसको आप कहते हो जे शेप कर्व। जे शेप कर्व कहाँ देखने को मिलेगा? कॉन्टिन्यूस कल्चर में। जबकि एस शेप कर्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बैच कल्चर में, जिसके अंदर आपको डेथ देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार में ही यहाँ पर मीडिया डाला जाता है, तो एक समय के बाद जब उस मीडिया को इस्तेमाल कर लेंगी वो कल्चर, तो भैया बाद में वो कल्चर आपका डाई कर जाएगा, क्योंकि अब उसके पास नए न्यूट्रिएंट बचे ही नहीं है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। समझ में आ गया? बायोरिएक्टर के बारे में भी थोड़ी हम बात करेंगे। क्या आपको कल्चर समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो कोई भी बच्चा जो कल्चर नोट करेगा, क्योंकि नोट करना है आपको, आप क्या करोगे बच्चों? पॉज करोगे और नोट करोगे। पॉज करो और नोट करो, फिर मैं आपको आगे और पढ़ाता हूँ। हो गया पॉज? नोट कर लिया मतलब आपने? अब इसको नोट कर लो आप। पॉज करो और नोट कर लो, और इसको भी आप पॉज करके नोट कर लोगे। अब देखो, अब मैं वापस से आपके एनसीईआरटी पर आता हूं। अब आपको अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आएगी। तो अब आपको मतलब समझ में आया एनसीईआरटी क्या कह रही है? देखो, द सेल्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। आपके जो सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो कॉन्टिन्यूअस सेल कल्चर में, जिसके अंदर आप क्या देखते हो? जो यूज्ड मीडिया है उसको आप ड्रेन्ड आउट कर देते हो एक साइड से, और दूसरी तरफ से फ्रेश मीडिया को डालते जाते हो, जिससे कि जो सेल्स हैं वो हमेशा जो है अपनी किस फेज में बनी रहती हैं? एक्टिव, यानी कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में बनी रहती हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। जो आप इस तरीके का कल्चर करते हो कंटिन्यूअस कल्चर, तो इसके अंदर आप देखते हो कि आपका जो बायोमास जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आपको लार्ज अमाउंट में आपका डिजायर्ड प्रोटीन मिल सकेगा। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज फॉर ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप स्मॉल वॉल्यूम कल्चर करते हो तो वो आपको इतनी ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्ट की डिजायर्ड प्रोटीन की क्वांटिटी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड। अगर आपको जो है बड़े अमाउंट में आपको प्रोडक्ट आपका चाहिए तो आपको बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपके क्या होते हैं? बेसिकली बच्चा बेसल्स होती हैं, जो कि आपकी 100 से लेकर 1000 लीटर की होती हैं, जिनके अंदर इस कल्चर को क्या करा जाता है? आपका इस कल्चरिंग करी जाती है। ठीक है, थर्स बायोरिएक्टर्स कैन बी
thought of as a vessel in which raw materials are biologically converted into specific product, individual enzymes etc using microbial, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। तो बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर को आप समझ सकते हो कि एक ऐसा वेसल है जिसके अंदर आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल्स डालते हो और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, इंडिविजुअल एंजाइम्स में। कैसे होता है, किसकी मदद से करते हैं? या तो आप माइक्रोवियल, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल का आप इस्तेमाल कर रहे हो। बेसिकली आपने क्या करा, आपने एक होस्ट सेल ली, उसके अंदर डिजायर्ड आपने डीएनए डाला और फिर आपने क्या करा, उसको जो है एक लार्ज टैंक में डाल दिया और जितनी कंडीशंस उसको प्रोवाइड करनी थी, उसको न्यूट्रिएंट दे दिया, उसको ऑक्सीजन दे दी, समझ रहे हो, आपने पीएच को बैलेंस कर दिया। जो आप इन सारी कंडीशंस को, ऑप्टिमल कंडीशंस को प्रोवाइड करोगे तो उस कल्चर की ग्रोथ होगी और फिर वो जो है अपना प्रोडक्ट भी डिजायर्ड अमाउंट में बनाएगा, राइट। देखो, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोटीन डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, ऑक्सीजन, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप विच आर शोन इन फिगर 9.7। तो आप देखोगे स्टर्ड बायोरिएक्टर जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि दो तरीके के देखने को मिलते हैं, जिसका फिगर भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो, एक तो आपको दे रखा है कौन सा, स्पार्ज्ड, एक आपको दे रखा है भैया सिंपल स्टर्ड बायोटैंक। देखो, आपको दे रखा है ए वाला सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा आपको दे रखा है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है जरा बताता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। देखो, इनसे जो है क्वेश्चन बच्चा आ चुका है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो जरा इस टैंक को देखो, जो आपको पहला वाला दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सिंपल स्टर्ड, ये आपको दिख रहा है बच्चा सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। जो दूसरा दिख रहा है वो है आपका स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। दोनों में जो बेहतरीन होता है वो स्पार्ज्ड होता है, मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है स्पार्ज्ड। तो यहां पर आपको एक ट्यूब दिख रही है, ये देखो, ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं स्पार्ज्ड ट्यूब, स्पार्ज्ड ट्यूब। इसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके थ्रू क्या छोड़े जाते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स छोड़े जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो बबल्स, ये क्या है, ऑक्सीजन के बबल्स, जो कि आपके क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को। देख रहे हो किस तरीके से ये जो है इंक्रीज सरफेस एरिया दिख रहा है आपको ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। इसलिए जो है आपको यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, किसके अंदर, स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो सेल कल्चर होता है वो आपको डेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बच्चा डेंस सेल कल्चर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेंस सेल कल्चर। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है आपकी स्पार्ज्ड ट्यूब, जो कि आपके क्या करती है बच्चा, ऑक्सीजन बबल्स को छोड़ती है, जिससे कि आपका क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। किसके लिए, आपके किसके लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देती है बच्चा, ये आपकी इंक्रीज कर देती है। इसलिए आपका जो होता है स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर आपका जो है क्या होता है, बेहतरीन होता है। किसके कंपैरिजन में, सिंपल के में। अब देखो सिंपल में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो देखो ये वाली जो पाइप प्रेजेंट है ये किसके लिए है, स्टीम। अब आप जो स्टीम यहाँ पर क्यों छोड़ते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कंटामिनेशन फ्री रहे, यहाँ पर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, इसलिए स्टीम का इस्तेमाल करा जाता है। स्टीम ट्यूब देखने को मिलती है। दूसरी जो ट्यूब है वो आपकी दे रखी है एसिड और बेस के लिए, जिससे कि आप पीएच को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा यहाँ से आप क्या प्रोवाइड करते हो, एयर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखती है भैया फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, यानी कि आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्लैट ब्लेड आपको देखने को मिलते हैं जो इस तरीके से घूमते हैं, जिससे कि आपका जो भैया जो भी इसके अंदर आपका जो न्यूट्रिएंट डाला जा रहा है उस सेल के अंदर क्या करा जा सके बच्चा, उसकी इवन मिक्सिंग करी जा सके। इसलिए यहाँ पर आपके क्या है, आपके प्रोपेलर प्रेजेंट है, ठीक है, इम्पेलर प्रेजेंट है फ्लैट ब्लेडेड, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिलता है फोम बेकर, यानी कि होता क्या है, यहाँ पर जब ये कल्चर होता है तो यहाँ पर आपकी इसकी फोम बन जाती है, तो उस फोम को ब्रेक करने के लिए, अब जब फोम ब्रेक होगी तो वो उससे क्या प्रिवेंट कर पाएगा, इससे ब्लॉकेज को प्रिवेंट कर देगा, और जो है आपके क्या कहते हैं, इसके अलावा जो आपकी ब्लॉक्ड सेल डैमेज है उसको भी क्या कर देगा बच्चे, प्रिवेंट कर देगा। तो फोम ब्रेकर का आपका ये काम होता है। क्या आपको दोनों चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ।
इसके अंदर क्या होगा बच्चा, आपकी सेल ग्रो करेगी, और सेल ग्रो करेगी तो आपको आपका क्या मिल जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया, आपका जो स्टर्ड बायोरिएक्टर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है स्पार्ज्ड। सिंपल स्पार्ज्ड में बेहतर कौन होता है भैया, स्पार्ज्ड होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पार्ज्ड ट्यूब प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं होल्स, और उन होल्स से निकलते हैं आपके बच्चा क्या, ऑक्सीजन के बबल्स। और जब ये बबल्स निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, किसके लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए, जिससे कि आपको यहाँ पर सेल कल्चर ज्यादा देखने को मिलता है। सेल कल्चर ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट भी आपका ज्यादा बनेगा, ठीक है। और सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर में आपको दिख ही रहा है क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टायरल अरे यार आज हो क्या रहा है पता नहीं। देखो एसिड और बेस के लिए आपको क्या दे रखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आज पता नहीं, रुको आपको बच्चा यहाँ पर पाइप्स देखने को मिल रहे हैं, एक पाइप देखने को मिल रहा है जो कि स्टीम दे रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर इसका क्या कर रहे हो, कंटामिनेशन फ्री कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, एसिड और बेस के का एडिशन करने के लिए पाइप दे रखा है, जिससे कि आप पीएच को कंट्रोल कर सको। फोम ब्रेकर दे रखा है जो फोम को ब्रेक करेगा, झाग नहीं बनने देगा इसके अंदर। आपको फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर यानी कि फ्लैट ब्लेड्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि इस तरीके से घूमते हैं और आपका क्या करते हैं, इवन मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आओ चलो आगे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो, a stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents। तो आपको जब स्टर्ड रिएक्टर देखते हो तो जरा ध्यान से देखो, ये नीचे से दिख रहा है किस तरीके से इसका जो बेस है वो आपको कर्व दिख रहा है। तो सिलेंड्रिकल और कर्व ये होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल होता है और इसका जो बेस होता है वो आपका कर्व होता है। The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। जो स्टरर होता है वो आपका क्या फैसिलिटेट करता है, इवन मिक्सिंग हो और आपकी ऑक्सीजन एबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, और आपकी जो है एयर को भी बबल करा जाएगा रिएक्टर के थ्रू। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज अ एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम एंड अ फोम कंट्रोल सिस्टम। एक एजिटेटर सिस्टम है बायो किसके पास, बायो रिएक्टर के पास। ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम है आपका, और आपका क्या है बच्चा, फोम कंट्रोल सिस्टम है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, सैंपलिंग पोर्ट है सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली। तो होता क्या है, यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम आप क्या करते हो, यहाँ पर जो है आपके सैंपलिंग पोर्ट प्रेजेंट होते हैं, आप देखते रहते हो, आप निकाल के चेक करते रहते हो कि भैया सारी चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, क्या कल्चर सही से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिससे कि आपको पता लगे भैया हमारा प्रोडक्ट सही से बनना है नहीं बनना है। आप चेक तो करोगे, तो सैंपलिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप उसको क्या करना चाहोगे, आप उसको जो है प्योरीफाई करना चाहोगे, उसी को कहते हैं आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या कहते हो बच्चा, आप उसी को कहते हो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है आपकी बच्चा, 8th स्टेप है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है बच्चा आपकी 8th स्टेप। आपकी कौन सी स्टेप है, आपकी है 8th स्टेप। अरे यार देखो ये है आपकी बच्चा क्या, 8th स्टेप। 8th स्टेप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जरा देखो। After completion of biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product। तो जब आप बायोसिंथेटिक फेज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्या करोगे, उस जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है उसको कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो जो है एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होगा मार्केटिंग के लिए। The processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing। तो क्या आपको downstream processing समझ में आ गया। The processes include separation and purification। जो आपकी प्रोसेसेस होती हैं जिससे आप क्या करते हो भैया, सेपरेट करते हो और प्योरीफाई करते हो आपके इस प्रोडक्ट को, इसी को आप कहते हो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। आपका जो प्रोडक्ट आता है उसको आपको फॉर्मुलेट करना पड़ता है सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स। तो भैया ड्रग्स के केस में आपको क्या होता है भैया, ट्रायल में भी ये देना पड़ता है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आपको स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग चाहिए भैया हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। The downstream processing and quality control testing vary from product to product।
हर प्रोडक्ट के लिए जो है भैया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और आपकी बच्चा क्या होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है वो वेरी करती है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और जो है क्वालिटी कंट्रोल की जो है टेस्टिंग होती है। ठीक है, कि आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है बच्चा हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। आज आपको जो है थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कम मजा आया होगा, क्योंकि मैंने उस एनर्जी के साथ पढ़ाया नहीं गया, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।